नमस्कार बच्चों, आज अपन कृषि रसायन विज्ञान 12वीं के चैप्टर 5 जो है उसमें इस टॉपिक को पढ़ेंगे। मृदा पीएच में मुख्य परिवर्तन लाने वाले कारक। ये अपना फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो मृदा के पीएच में परिवर्तन करने वाले कारकों को मुख्य रूप से दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहला जो है इसका वो है अम्ल उत्पादक कारक, और दूसरे जो प्रकार होते हैं वो हैं भस्म उत्पादक कारक। यानी अम्ल उत्पादक कारक और भस्म उत्पादक कारक जो होते हैं ये मृदा के पीएच को किसी न किसी रूप में परिवर्तित करते हैं। आइए अपन इसका डिटेल से इसका अध्ययन करते हैं। पहला है अम्ल उत्पादक कारक, एसिड फॉर्मिंग फैक्टर्स। 3 प्रकार से मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है और मृदा का पीएच मान कम हो जाता है। देखते हैं कौन कौन से ये तीनों प्रकार हैं जिससे मृदा में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो पहला जो कारण है वो है कि कार्बनिक पदार्थों का जब विच्छेदन होता है तो कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। विच्छेदन प्रक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड पानी से क्रिया करके कार्बोनिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2CO3 बनाती है तथा यह अम्ल वियोजित होकर के H+ आयन देता है, जिससे मृदा में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने से इनके पीएच मान में कमी आ जाती है। तो जैसे जैसे मृदा में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच का मान कम होता जाएगा। दूसरा जो कारण है वो है अकार्बनिक अम्ल, जैसे कि H2SO4 तथा HNO3 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल भी मृदा में H+ आयन बढ़ाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा सल्फर तथा अमोनियम सल्फेट जैसे उर्वरकों से क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल तथा HNO3 का निर्माण किया जाता है, जिससे मृदा में प्रबल अम्ल बनने के कारण पीएच मान कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे अम्लता बढ़ेगी पीएच मान जो होता है उतना ही कम होता जाता है। तीसरा जो कारण है कि नम प्रदेशों में अधिक वर्षा होने के कारण क्षारों का लीचिंग का अर्थ होता है कि जब बारिश अधिक होती है तो पानी के साथ जो क्षार पाए जाते हैं मृदा में वो भी मृदा में गहराई तक चले जाते हैं, अंदर तक रिस के चले जाते हैं, यानी मृदा में गहराई तक जाना। ये लीचिंग के कारण मृदा की अम्लता बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी क्षार होते हैं मृदा की सतह पर वो लीचिंग प्रक्रिया द्वारा यानी रिस करके ज़मीन के अंदर गहराई तक चले जाते हैं और अम्लीय पदार्थ मृदा के ऊपरी सतह में रह जाते हैं, जिससे मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। दूसरे जो मुख्य कारक हैं वो हैं भस्म उत्पादक कारक यानी बेस फॉर्मिंग फैक्टर्स। इसका जो पहला कारण है कि मृदा निर्माण का वह प्रक्रम जो मृदा में विनिमय भस्म जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि के निर्माण को प्रोत्साहित करती है, उनके द्वारा मृदा में क्षारीयता में वृद्धि होती है। दूसरा जो कारण है वो है इसके अलावा अपक्षय की प्रक्रिया में विनिमय धनायन खनिजों से मुक्त होकर मृदा विलयन में कॉलॉइड्स के रूप में उपस्थित रहते हैं। यानी जितने भी धनायन होते हैं जो अपन ने ऊपर बात की थी अभी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि जो होते हैं ये खनिजों से मुक्त होकर यानी खनिज पदार्थ जो चट्टानों से बनते हैं उनसे मुक्त होकर मृदा विलयन में कॉलॉइड्स के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे क्षारीयता बढ़ जाती है मृदा की। तीसरा कारण है भस्म युक्त पदार्थों जैसे चूना पत्थर मिलाने से भी मृदा में धात्विक धनायनों की मात्रा में वृद्धि होती है और मृदा की क्षारीयता बढ़ जाती है। सिंचाई जल में भी विभिन्न प्रकार के लवण होते हैं जिनके धनायन मृदा कॉलॉइड पर अधिशोषित होकर मृदा में क्षारीयता बढ़ा देते हैं। शुष्क तथा अर्ध शुष्क प्रदेशों में जहां वर्षा बहुत होती है वहां क्षार लीचिंग के द्वारा नष्ट नहीं होते बल्कि वहीं पर एकत्रित होने लगते हैं, जिसके कारण मृदा का पीएच बढ़ जाता है। इस प्रकार ये दोनों कारक मृदा के पीएच में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी मुख्य रूप से जो 2 कारक थे ये मृदा में पीएच को परिवर्तित कर देते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मेन कौन कौन से कारक हैं जो मृदा के पीएच को परिवर्तित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि कौन कौन से कारक हैं। अपन बात करें अगर पहला सबसे ऊपर जो दे रखा है वो है पैतृक पदार्थ, दूसरा है अवक्षेपण, तीसरा है कार्बनिक पदार्थों का विघटन, चौथा इसका कारण है मूल वनस्पति, पांचवा कारक है फसल की प्रकृति, मृदा की गहराई, नाइट्रोजन उर्वरक तथा
जलमग्नता। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं ये किसी न किसी रूप में मृदा के पीएच को प्रभावित करते हैं। ये सारे कारक हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इन सभी कारकों की अपन डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखते हैं कौन कौन से कारक इसको प्रभावित करते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं पैतृक पदार्थ की। मृदा का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से होता है, इस बात पर मृदा का पीएच निर्भर करता है। यदि मृदा का निर्माण क्षारीय चट्टानों से, जो क्षारीय चट्टानें होती हैं उनसे होता है, तो उसका पीएच अधिक होगा, जबकि अम्लीय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट जो होती है उनसे बनी मृदा का पीएच मान कम होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं अवक्षेपण की, कि अवक्षेपण जो होता है वो वर्षा के जल द्वारा क्षारीय तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम तो निक्षालित हो जाते हैं तथा इनके स्थान पर अम्लीय तत्व यानी ऐसे तत्व जो मृदा में अम्लता बढ़ाते हैं जैसे कि एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, मैग्नीज आदि आ जाते हैं, जिससे मृदा का पीएच कम हो जाता है। तीसरा जो कारक है कार्बनिक पदार्थों का विघटन, यानी कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड H2O का निर्माण होता है। ये कार्बनिक अम्ल कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट से क्रिया करके उनके बाइकार्बोनेट बना देते हैं, जो जल में विलय होने के कारण निक्षालित होकर मृदा में अम्लता बढ़ा देते हैं और मृदा का पीएच कम हो जाता है। अगला है मूल वनस्पति। जंगली वनस्पतियों द्वारा निर्मित मृदा घासों पर निर्मित मृदा की तुलना में अधिक अम्लीय होती है। उदाहरण के तौर पर शंकुधारी पौधे चौड़ी पत्ती वाले पौधों की तुलना में अधिक अम्लता पैदा करते हैं। फसल की प्रकृति। घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती, जबकि दलहनी जो फसलें होती हैं, यानी ऐसी फसलें जिनसे दाल उत्पन्न होती हैं, दाल बनती हैं, तो दाल वाली जो फसलें होती हैं वो मृदा पीएच को कम कर देती हैं। मृदा की गहराई। शुष्क क्षेत्रों के अलावा मृदा जो होती है अम्लता मृदा की गहराई बढ़ने के साथ बढ़ती है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी पाए जाते हैं जहां निचली सतह का पीएच पृष्ठ सतह के पीएच मान की अपेक्षा अधिक होता है, यानी उनकी गहराई में अम्लता अधिक पाई जाती है। नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों से अम्लता बढ़ती है, यानी जितनी नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी मृदा में उतनी ही मृदा अम्लीय होती है। अतः कम नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग करने से मृदा में अम्लता कम पैदा होती है। फिर है जलमग्नता। जलमग्नता के कारण अम्लीय मृदाओं का पीएच मान तो बढ़ जाता है और क्षारीय मृदाओं का पीएच मान कम हो जाता है। तो इसमें देखो विपरीत प्रभाव पड़ता है बच्चों, कि पानी की जब अधिकता हो जाएगी तो मृदा में अम्लता तो कम हो जाएगी, यानी पीएच मान बढ़ जाएगा, यानी उसमें क्षारीयता बढ़ जाएगी। और अगर क्षारीय मृदा है तो उसका पीएच मान कम हो जाएगा, यानी उसमें अम्लता बढ़ जाती है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों अगले टॉपिक की, कि मृदा पीएच का महत्व, यानी मृदा पीएच का क्या क्या महत्व होता है। मृदा पीएच मान जो होता है वो विभिन्न निम्न प्रकार से अपना प्रभाव इस प्रकार दर्शाते हैं। पहला है पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, यानी पोषक तत्वों की प्राप्ति मृदा को किस प्रकार होती है ये भी पीएच पर निर्भर करती है। दूसरा है सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव। तीसरा है पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव। चौथा है पादप रोगों पर प्रभाव और पांचवा है मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। छठा है घासों पर प्रभाव। तो इस प्रकार से मृदा पीएच का जो महत्व है इसके अपन टॉपिक को पढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल से पढ़ते हैं। पहले अपन पढ़ते हैं बच्चों मृदा पीएच का पोषक तत्वों की प्राप्यता पर प्रभाव, यानी क्या प्रभाव पड़ता है पीएच मान का। मृदा पीएच मृदा के रासायनिक गुणों तथा सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सबसे अधिक प्रभावित करती है। मृदा में धनायनों जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम तथा एल्युमिनियम का मृदा से सीधा सीधा संबंध होता है। जब मृदा पीएच मान कम होता है तो Fe, मैग्नीज यानी आयरन, मैग्नीज, एल्युमिनियम आदि अधिक घुलनशील होते हैं, जबकि पीएच अधिक होने पर यानी जब क्षारीयता बढ़ जाती है तो इस पर विपरीत प्रभाव के कारण इनकी कमी हो जाती है। जब मृदा के पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है तब नाइट्रीकरण धीमा हो जाता है। नाइट्रोजन की मृदा में अधिक प्राप्ति पीएच मान 6 से 8 के मध्य होती है, क्योंकि ये जीवांश पदार्थ में उपस्थित कार्बनिक नाइट्रोजन में खनिजन करने वाले मृदा सूक्ष्म जीवों के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है
तथा उन सूक्ष्म जीवों के लिए भी उपयोगी है जो सहजीवी प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। पौधे फास्फोरस को मृदा से अधिकांशतः H2PO4- आयन तथा HPO4- आयन के रूप में लेते हैं, यानी फास्फोरस इन 2 प्रकार के आयनों के रूप में मृदा द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। इनकी प्राप्ति भी मृदा पीएच पर निर्भर करती है। जब मृदा पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होता है तो इनकी प्राप्ति सबसे अधिक होती है, जबकि मृदा के अधिक अम्लीय अथवा अधिक क्षारीय होने पर फास्फोरस की प्राप्ति कम हो जाती है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब पीएच मान 6.5 से 7.5 के मध्य होता है तब फास्फोरस की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। अगर पीएच मान अत्यधिक कम हो जाए या पीएच मान अत्यधिक ज़्यादा हो जाए तो इसकी प्राप्ति कम हो जाती है। सूक्ष्म पोषक तत्व जो धनायन के रूप में जैसे Fe+2, Mn+2, कॉपर+2, Zn+2, यानी ये सारे के सारे जो आयन हैं, आयरन आयन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक आयन जो होते हैं मृदा में पाए जाते हैं की प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर एक सीमा तक तो बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे जब पीएच मान जो होता है वो ज़्यादा होता जाता है, यानी अम्लीयता कम होती जाती है, तो इनकी मात्रा भी कम होती जाती है। ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व जो ऋणायन के रूप में मृदा में पाए जाते हैं की प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर कम हो जाती है, यानी इनकी अम्लीयता कम हो जाती है। मॉलिब्डेनम तथा बोरोन की पौधों को मृदा में प्राप्ति अम्लीयता बढ़ने पर कम होती है, यानी जैसे जैसे अम्लीयता बढ़ती जाएगी मॉलिब्डेनम और बोरोन दोनों की प्राप्ति ही कम होती चली जाएगी। प्राथमिक पोषक तत्व जैसे कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तथा द्वितीय पोषक तत्व जैसे सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की मात्रा मृदा में अधिकतम प्राप्ति पीएच परास 6.5 से 7.5 के मध्य होती है। यानी ये जो दोनों पोषक तत्व हैं ये मृदा के मध्यम पीएच जो होता है यानी 6.5 से 7.5 के मध्य सर्वाधिक प्राप्ति इनकी होती है। अब अपन बात करते हैं बच्चों दूसरे कारक की, मृदा पीएच का सूक्ष्म जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा पीएच मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को प्रभावित तो करती है, जिससे पादप वृद्धि और फसल उत्पादन प्रभावित होता है। अधिकांश सूक्ष्म जीव उदासीन या हल्की क्षारीय मृदाओं में सक्रिय रहते हैं। पीएच मान 5.5 से कम होने पर बैक्टीरिया तथा एक्टिनोमाइसिटीज की संख्या तथा सक्रियता तेजी से कम होती है। इनके द्वारा कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण इसी पीएच पर होता है। सहजीवी और असहजीवी दोनों प्रकार के नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए उदासीन या हल्की क्षारीय मृदा अच्छी होती है। पीएच मान 5.5 या इससे कम पर फंजाई की संख्या में वृद्धि अधिक तीव्रता से होती है। अम्लीय मृदाओं में जैव पदार्थों का विच्छेदन मुख्य रूप से फंजाई द्वारा होता है। अधिकतर पौधों की वृद्धि उदासीन मृदा जैसे पीएच मान जब 7 होता है उसमें बहुत अच्छी होती है। सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच जो होता है वो 6 से 7 के मध्य होता है। जब अभिक्रिया बहुत अधिक अम्लीय या क्षारीय होती है तो बहुत से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। उदाहरण के लिए कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त पीएच परास जो होती है वो अपन देखते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं 6 से 7.5 पीएच मान के मध्य, यानी इनकी रेंज यहाँ दिखा रखी है, कुछ मान दे रखे हैं। एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं वो 5.5 से 7.5 के मध्य सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। कवक 3 से 9 पीएच के मध्य कार्य करती है। शैवाल जो होता है वो 5.5 से 7.5 के मध्य सक्रिय रहते हैं। एज़ोटोबैक्टर 6 से 7.5 के मध्य और क्लोस्ट्रीडियम जो होता है वो 3 से 7 पीएच मान के मध्य सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। तीसरे महत्व की अपन बात करते हैं बच्चों पौधों पर मृदा पीएच का प्रभाव, यानी मृदा पीएच पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अम्लीय मृदाओं में पौधों की जड़ें पतली तथा संख्या में बहुत कम होती हैं और उनकी वृद्धि रुक जाती है। पौधों की जड़ें दुर्बल तथा कमज़ोर हो जाने के कारण पौधों का विकास और उत्पादन अच्छा नहीं होता है। इसी प्रकार क्षारीय मृदाओं में OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है उसकी अधिकता के कारण जड़ों का विकास रुक जाता है, जिससे पौधों के तने, शाखाओं और पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है।
सामान्य पौधे और फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान जो होता है वो 6.5 से 7.5 के मध्य होता है। अत्यधिक कम या अधिक पीएच मान पर मृदा की भौतिक दशाएं भी खराब हो जाती हैं और पादप वृद्धि को प्रभावित करती हैं। कुछ फसलों के उपयुक्त पीएच मान इस प्रकार दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ मान दिए गए हैं जिसमें ये जो फसलें हैं वो सबसे अधिक सक्रिय होती हैं। जैसे गेहूं और जौ के लिए सबसे उपयुक्त पीएच परास जो होती है वो 6 से 7.5 के मध्य होती है। जई जो होती है वो 5 से 8 के मध्य सबसे अधिक सक्रिय होती है। मक्का 6 से 7.5 के मध्य, मूंगफली 5.5 से 6.5 के मध्य सबसे अधिक सक्रिय रहती है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों पीएच का पादप रोगों पर प्रभाव। यानी ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो मृदा की अम्लीयता और क्षारीयता पर निर्भर करते हैं। यानी मृदा किस प्रकार की है उसी प्रकार के रोग उस मृदा में अधिक उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिंगर और टो रोग। यानी एक नाम है फिंगर और टो रोग जो क्रूसीफेरी परिवार के पौधों में बहुत अधिक प्रभावित करता है। अम्लीय मृदाओं में अधिक होता है। यानी ये रोग अम्लीय जो मृदा होती है उनमें सबसे अधिक पाया जाता है। अतः क्रूसीफेरी परिवार के पौधों को अम्लीय मृदा में नहीं उगाना चाहिए। दूसरा रोग है पोटैटो स्कैब। आलू का चर्म रोग है। ये एक प्रकार के जो आलू जो होता है उसका चर्म रोग है जो उदासीन तथा क्षारीय मृदाओं में बहुत अधिक फैलता है, लेकिन अम्लीय मृदा में ये गायब हो जाता है। यानी अगर मृदा की अम्लीयता बढ़ा दी जाए तो ये रोग जो होता है समाप्त हो जाता है। फिर है ग्रे फ्लैक रोग। ये भूरा धब्बा रोग कहलाता है जो जई में बहुत अधिक होता है। यह रोग मैग्नीज़ की कमी के कारण होता है। इसका मुख्य कारण जो होता है मैग्नीज़ की कमी होना, और यह रोग उदासीन मृदा में बहुत अधिक फैलता है। तो मृदा की अगर अम्लीयता और क्षारीयता बढ़ा दी जाए तो ये रोग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। गेहूँ में टेकॉल रोग। गेहूं का जो टेकॉल रोग है ये कवक द्वारा होता है जो हल्की क्षारीय मृदाओं में अम्लीय मृदाओं की तुलना में बहुत तीव्रता से फैलता है। यानी ऐसी मृदा जो हल्की क्षारीय होती है उनमें ये तीव्रता से फैलता है। उपयुक्त सभी बीमारियां केवल मृदा पीएच में परिवर्तन करके दूर की जा सकती हैं, क्योंकि उनके फैलने और विकसित होने का मुख्य कारक जो होता है वो मृदा पीएच होता है। फिर अपन बात करते हैं बच्चों अगला जो महत्व है कि पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव। पौधों की उचित वृद्धि के लिए मृदा का वातित, दानेदार तथा कार्बनिक पदार्थ युक्त होना अति आवश्यक है। अम्लीय मृदा में रंध्रावकाश कम हो जाते हैं जिससे वातन रुक जाता है और केंचुए, कीड़े मकोड़े और सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवन असंभव हो जाता है। यानी जब वातन कम हो जाएगा तो वायु कम मिलेगी मृदा को, तो उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े, सूक्ष्म जीव जो हैं वो श्वास लेने में कठिनाई उत्पन्न होती है और वो नष्ट होने लगते हैं। क्षारीय मृदा में बहुत महीन कण पाए जाते हैं जो दो प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। देखते हैं कौन कौन सी हानि है। पहली है कि नीचे की मृदा ठोस बन जाती है तथा कभी कभी ब जो स्तर होता है यानी बी जो संस्तर पाया जाता है, जो लेयर पाई जाती है मृदा की, उसमें कड़ी परत बन जाती है। दूसरा जो है पृष्ठ मृदा संरचना रहित हो जाती है जिससे अपरदन होने की अधिक संभावना हो जाती है। जब मृदा का पीएच मान 7 होता है तब मृदा का भौतिक गुण बहुत अच्छा होता है। यानी मृदा अगर पीएच मान 7 पर है तो उस समय उसकी भौतिक दशा सबसे अच्छी मानी जाती है। छठा जो महत्व है बच्चों पीएच का घासों पर प्रभाव। अधिकांश घासें जो होती हैं अम्ल के प्रति कुछ अंश तक प्रतिरोधी होती हैं, जिससे अम्लीय मृदा में वे पौधों, वनस्पतियों तथा फसलों को अधिक हानि पहुंचाती हैं, क्योंकि उनकी वृद्धि अम्लीय मृदा में बहुत अधिक होती है। तो इस प्रकार बच्चों अपन ने यहाँ पर मृदा पीएच से होने वाले महत्व और उस पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अध्ययन किया। ये अपना पार्ट पहला था। इसका सेकंड पार्ट जो है जिसमें अपन उभय प्रतिरोधक बफर के बारे में पढ़ेंगे, इस वीडियो में अपन इसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यह अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।